आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा मौजू क्या है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ज़िंदगी के तजर्बे से आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँ और हम ये तलाश करने की कोशिश करें कि इस वक्त जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे शोबिज़ में जो तलाक़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और तलाक़ें हो रही हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है और क्यों हमारे मुआशरे में तलाक़ें जो है उसका तलाक़ देने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। मैंने इस पे जब गौर करना शुरू किया तो मुझे 5 चीज़ें जो है वो एक रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़रूरी होती हैं वो समझ में आई। सबसे पहली लम्स, नंबर 2 खुराक, नंबर 3 मिजाज, नंबर 4 मेंटल हेल्थ। मैं जब अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में था तो मुझे एक कहानी बहुत फ़ैसिनेट करती थी और वो कहानी थी फ़रहाद अली तैमूर की, जिसमें टेलीपैथी के बारे में बताया गया था। फ़रहाद अली तैमूर टेलीपैथी का माहिर था और मेरे लिए बड़ी तजस्सुस की बात थी कि एक इंसान दूसरे इंसान के दिमाग में घुसकर कैसे उसके ख़यालात जान सकता है। आज जब हम 21वीं सेंचुरी में आ गए हैं 20वीं से, चूँकि मैं 20वीं सेंचुरी का हूँ, तो 21वीं सेंचुरी में आज के बच्चा भी नेटफ्लिक्स पे सेंस8 देखने के बाद इस बात से आगाह है कि टेलीपैथी क्या होती है। हम अपने जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसको मैग्नेटिक रेजेस के साथ एक दूसरे दिमाग के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और क्या इसमें किसी डीएनए का रोल भी होता है। तो जब हम ये गौर कर रहे थे तो मुझे बहुत तजस्सुस था और यही तजस्सुस शायद मुझे इस प्रोफेशन की तरफ लेकर आया कि इंसानों के किरदार कैसे बनते हैं। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन मुझे वो तहकीक याद है कि ये किस सन में हुई, लेकिन अराउंड 2001-2002 में अमेरिका के अंदर इस बात की तहकीक की और सबसे बड़ा सैंपल था वो, ये मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन अभी अगर गूगल करें आप लोग तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ये सैंपल्स लिए मैक्सिमम अपनी सोसाइटी में, जब वहाँ पे साइको किलर्स बढ़ते चले जा रहे थे कि कौन लोग होते हैं जो रेप करने की तरफ अटेम्प्ट करते हैं और एक इंसान के मिजाज में मुतशद्दिद रेपिस्ट बनने का ख्याल कैसे आता है। तो उनकी तहकीक और रिसर्च के बाद जो उन्होंने 10 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखे मुख्तलिफ लोगों को, तो पता ये चला कि जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके पैदा होने वाले बच्चों में ये मुतशद्दिद ख्यालात और रेपिस्ट बनने के चांसेस 90% हो जाते हैं। वहाँ से मुझे ये ख़्याल आया कि हम जो खाते और पीते हैं क्या हमारे किरदार पर उसका कोई असर होता है। तो खुराक जो मैंने इसमें एक चीज़ सोची है उसका एक पहलू है, क्योंकि बाद में मेरे सामने ये बात आई कि जो हम खुराक खाते हैं उसका हमारे किरदार पर और हमारे मिजाज पर असर होता है। मैं एक इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जब आप नमक की ज़्यादती करते हैं और चिकनाई ज़्यादा खाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर होता है, और जब आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो आपको शुगर होता है। ये दोनों चीज़ें जो है वो आपके दिमाग और मिजाज पर असरअंदाज होती हैं। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आप गुस्सावर होंगे और छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे जो हमारे मुफक्करीन इस दुनिया में रहे और गुज़र गए हैं, उन्होंने खुराक को जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट करार दिया है मिजाज का। जैसे ये कहा जाता है कि हम एज़ मुस्लिम ज़्यादा जज्बाती कौम इसलिए हैं कि हम ज़्यादा गोश्त खाते हैं, और जब हम किसी जानवर को कुर्बान कर रहे होते हैं और प्यारे जानवर को जब हम कुर्बान करते हैं तो कुर्बानी के वक्त उसका जो मिजाज होता है वो उसके गोश्त में ट्रांसफ़र होता है, जो हमारे जिस्म के अंदर जाता है और वो हमारे हार्मोन्स में तब्दील होकर हमारे मिजाज को ऐसा बना देता है। आप में से बहुत सारे दोस्त जानते होंगे कि मेरा एक वक्त में वज़न 180 केजी हो गया, और जब ये हुआ तो मैं मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास गया। जब डॉक्टर्स के पास मुझे जाना हुआ तो उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का रिकमेंड की, जिसमें आपका स्टमक स्टपल करना, आपका जिस्म का कुछ हिस्सा काट देना और एट्सेट्रा। आप सब लोग जानते हैं, वो एक और बात हो जाएगी, इस पर कभी और बात करेंगे कि वज़न। लेकिन जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स मेरे सामने आए वो मेरे हार्मोनल चेंजेस के हवाले। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, और हमारी ख़वातीन इस बारे में आगाह हैं, चूँकि हर महीने के 7 दिन
उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके मूड स्विंग्स अप हो जाते हैं, और स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है उसमें भी मूड स्विंग्स ख़वातीन के डिफरेंट होते हैं। तो ये बात भी साबित है कि जब हम अपनी वेट रिडक्शन और कुछ ऐसे डाइट प्लान्स की तरफ जाते हैं तो उसमें हमारे मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। आप अगर देखिए, दुनिया में रिसर्च कीजिए, और मैंने भी जब ये मौजू सोचना शुरू किया तो मैंने देखना शुरू किया कि जिन पर्सनैलिटी को, चाहे वो फीमेल हों या मेल हों, उनके अंदर जो अपनी डाइट चेंज है जो पिछले 20-30 साल से नहीं कर रहे, जब अचानक वो चेंज करते हैं, चाहे वो अपनी वेट रिडक्शन के लिए हो, चाहे वॉट एवर किसी भी रीज़न से हो, चाहे वो कुछ इस किस्म के प्रोटीन शेक्स लेना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो हमारे मिजाज को डिफरेंट कर देते हैं और वो एक नया शख्स बना देते हैं हमारे सामने। और जो नया शख्स दोनों पार्टनर्स में से आता है तो फिर ये मिजाज और ख़ुराक का जो एक दूसरे का ताल्लुक़ है, ये आपके दरमियान में डिफरेंसेस की वजह बनता है। और ये मुझे एक बुनियादी वजह लग रही है कि जो आज के दौर के अंदर हमारे दरमियान में से पेशेंस जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग जा रही है, और हम थोड़ा सा इंफॉर्मेटिवली तो बहुत मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन मेंटली और इल्म की बुनियाद, विजडम की बुनियाद पर मैच्योरिटी का रेट कम होता चला जा रहा है। और इसी की वजह से, खुराक और इस मिजाज की वजह से हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो कहा यह जाता है कि आपके जो अब पिछले वीलॉग में मैंने बताया कि दिमाग में कोई 1 खरब के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो किसी एक इमोशन को ट्रिगर करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो मैक्सिमम यूटिलाइज होते हैं गुस्से के वक्त। और जब वो दोबारा सेटल होते हैं, और उसमें से बहुत सारे ख़त्म भी होते हैं, दोबारा जीते हैं, ये एक साइंटिफिक बात है, इस पे आप लोग तहकीक करके, गौर करके इसके नतीजे पे पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरा काम यहाँ पे ये है कि मैं आपको कुछ एंगल्स दिखाऊं, जिन एंगल्स ने मुझे ये तहरीक दी कि मैं इस पे गौर करना शुरू करूं। तो एक वजह मुझे लगता है कि जो हम खुराक लेते हैं, अगर हम इस पे गौर व फिक्र करें कि हमें किस किस्म की खुराक खानी चाहिए, तो हमारे करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वैसे ही हो जाएंगे। उसकी वजह से हमारा मिजाज भी मोतदल रहेगा। अगर हमारा मिजाज जिस दिन लड़का और लड़की मिले हैं उस दिन और है, और शादी के 1 साल के बाद जब वो अपने डाइट प्लान्स और चीज़ों को तब्दील करते हैं, कुछ और हो जाता है, तो यकीनी तौर पर दोनों हैरान होते हैं। एक मिथ है, और वो मिथ किसी हद तक ठीक भी है, उसको 2 तरीके से मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, चूँकि मैं आपके सामने वही बात रखने की कोशिश करता हूँ जो मेरा दलील और मेरी मंतक में काबिल कबूल होती है। वो ये है कि किसी भी शादी को, ये मिथ है, किसी भी शादी को अगर 7 साल हो जाएं तो वो तलाक उसमें होना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी शादियां बहुत अरसे तक रहीं लेकिन फिर भी तलाक हो गई। 7 साल के बारे में क्यों कहा जाता है? कहा यह जाता है कि जो हमारा बॉडी है, अगर बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को देखें तो 7 साल तक के बाद हमारे तमाम वाइट सेल्स, रेड सेल्स टूट के नए हो जाते हैं। अगर बॉडी के अंदर देखा जाए तो सब कुछ नया हो जाता है, रिफॉर्म हो जाता है आफ्टर एवरी 7 ईयर्स। और अगर हमारे पास हाफिज़ा ना हो तो हमें याद भी ना रहे कि हम अंदर से कौन थे, तो अल्लाह ने हमें वो हाफिज़ा दिया, इसलिए साथ। और इसी वजह से अगर आप हिंदू मत को देखें, और ये दुनिया में अब किसी जगह पे जहाँ सुपरस्टिशियस मुआशरे में कबूल भी किया जाता है कि आपका जो सक्सेस का सर्कल है और फेलियर का सर्कल है वो 7 साल का होता है, जिसे 7 सती या समथिंग ऐसे कहा जाता है। तो इसी वजह से ये भी कहा गया कि जिन रिलेशनशिप में 7 साल गुजर जाते हैं, ऊंच नीच हो जाती है, तो उनमें मैच्योरिटी आ जाती है और अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो तलाक की रेशो कम हो जाती है। तो ये मैंने आपके सामने 4 चीज़ें तो रख दी हैं, जिसमें 3 चीज़ें रख दी हैं, जिसमें खुराक, मिजाज है। 2 चीज़ें रखी हैं। आई एम सो सॉरी, मैं चूँकि रैंडम और ऑर्गेनिक बात करने का आदी हूँ तो इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो 2 चीज़ें रखी हैं, खुराक से बनने वाला मिजाज। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है लम्स। लम्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि जब हमारे जैसे मुआशरे में, ठीक है अब डेटिंग्स और चीज़ें और अप्रोच जो है वो बहुत हो गई है, शादी से पहले भी मुमकिन हो गया है कि लड़का लड़की जो है वो आपस में मिल सकते हैं,
और उनका जो एक टच है वो हो सकता है। ये मैंने 92-93 में किसी से सुना और मैंने एक्सपीरियंस किया कि लम्प्स इंसानों के रिलेशनशिप में, स्पेशली शादी में, बहुत ज़रूरी है। और इसको अगर मैं फिलोसफिकली और साइंटिफिकली प्रूव करने की तरफ आऊँ तो मैंने खुद से ये कोशिश की और कुछ देखा भी कि अगर हमारे पास ज़बान, अल्फाज ना होते तो क्या हम कम्युनिकेट ना कर सकते? हम कम्युनिकेट कर सकते। आज भी जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम उनकी ज़बान से नावाकिफ़ होते हैं और वो हमारी ज़बान से नावाकिफ़ होते हैं, तो हम सिर्फ वाइब्स के थ्रू समझ पाते हैं कि दूसरा क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं। उसमें टच का बहुत असर है। आज भी जब कोई आपसे पहली दफ़ा मिलता है और आपसे हाथ मिलाता है, ये मुआनका यानी कि आपसे गले मिलता है, तो आप उसके बारे में एक तासुर कायम करते हैं, चाहे वो खामोश ही क्यों ना हो। ये तासुर कहाँ से आता है? उन वाइब से आता है। तो मैंने अपने तौर पर ये सोचा कि मैं, अगर आप मेरी हथेली देखें तो इस हथेली में डॉक्टर हमारी ये नर्व्स चेक करता है। ये नर्व्स जो है हमारे यहाँ से हमारे हाथ में आ रही है। पामिस्ट कहते हैं ये हमारी हार्ट लाइन है, ये हमारी ब्रेन लाइन है, ये हमारी लाइफ लाइन है। और जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो ये सब कुछ एक दूसरे का मिल रहा होता है, जो ट्रांसफ़र करता है एक के इमोशन दूसरे इंसान तक। और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम एक दूसरे के वाइब के तौर पर एक दूसरे के कितने नज़दीक हैं, ये कितने दूर है। और हम खामोश लोगों से भी कभी कभी नफ़रत तो नहीं कहना चाहिए, नापसंदीदगी करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी हमारा दिल चाहता है कि इस शख्स से बात ज़रूर करें, और शायद ये उन्हीं वाइब्स का असर होता है। और लाइफ पार्टनर जब आप बनते हैं तो लम्प्स का असर इससे कई गुना बढ़ जाता है। कई घरों के अंदर जो हमें एक मौका मिला जब हम ने 2007 के अंदर कुछ साइकेट्रिस्ट के साथ विज़िट किया हमारे जनूबी पंजाब के इलाकों में, और हमने कोशिश की ये जानने के यहाँ पे जो वाक़यात हैं ऐसे बाबों के होने का कि जो रूहानी तौर पे तो बहुत क्लेम करते हैं लेकिन दरअसल वो नकली होते हैं, तो उसकी वजह क्या है। तो वहाँ पे कोई 17 के करीब साइकेट्रिस्ट गए, तो उन्होंने जो नतीजा ख़ज़ किया वो यही किया कि चूँकि यहाँ पे शादियाँ जो हैं वो ऐसे हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका लम्स एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो वो उनको शिज़ोफ्रेनिया का ख़वातीन को ज़्यादातर मरीज़ बना देता है। और फिर इन बाबों के पास जाकर वो बाबे एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो ये हो जाता है। तो ये एक लम्स का पहलू है। तो लम्स जो है वो आपको सबसे ज़्यादा एक तो समझ देता है एक दूसरे इंसान की, और नंबर 2 वो एक प्लेजर भी देता है। आप कई बार किसी से हाथ मिलाते हैं तो काफ़ी देर तक उसका हाथ पकड़ना, इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप बूढ़ों को देखें तो वो अपने हर पोते और नवासे को अपने पास नहीं रखते, उनके भी कुछ फेवरेट नवासे होते हैं। और कहा यह जाता है कि जब वो अपने गोद में लेते हैं तो उनकी वाइब्स उनके जोड़ों के लिए, चूँकि जोड़ों में कमज़ोरी आ जाती है बूढ़े होने के बाद, तो कहा यह जाता है कि उनकी वाइब्स उनको वैसा ही सुकून देती है जैसे आप सर्दियों की धूप में बैठे हुए हैं। अब आ जाते हैं हम मेंटल हेल्थ। ये हार्मोनल चेंजेस और ये सारा कुछ होते होते सोसाइटी प्रेशर आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब रखती है और कमज़ोर करती है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक अभी हमारे यहाँ जो है ये फिगर आई है कि 34% जो है वो मेंटल हेल्थ इशू है पाकिस्तान सोसाइटी में। तो अगर हम 22 करोड़ आवाम हैं तो मेरे समेत 60 करोड़ तकरीबन 60 लाख के करीब लोग मेंटल हेल्थ इशू का शिकार हैं। और ऐसी जगह पर जिसे हम शोबिज़ इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे मुकाबला, ऐसी चीज़ें जो इंसानों की ज़्यादा समझ होना, ज़्यादा इमोशंस का इस्तेमाल करना, ज़्यादा डाइट प्लान्स को चेंज करना, ये बहुत सारी रीज़न्स हो सकती है मेरी नज़र में कि जिसकी वजह से कपल्स अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हमें सिर्फ इसका एक इमोशनल एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है और सोसाइटी नॉर्म्स को
मजहबी अखलाकियात और सोसाइटी की अखलाकियात के साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। और हमें ये मुझे लगता है कि ऐसी दलील को भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप साथ नहीं रह सकते तो आप छोड़ दीजिए। हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हमारे साथ हो क्या, क्यों ऐसा रहा है। हर मुआशरा अपनी वीकनेसेस पर गौर करता है और उस गौर करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यही एक कोशिश मेरे जैसे इंसानों की भी है। थैंक यू सो मच। आपको वीलॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जहाँ जहाँ मैं कम रह जाता हूँ और चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पाता वो भी मुझे बताइएगा। आपका फीडबैक जो है इनकरेज भी करता है हमें और आगे भी बढ़ाता है। मेरा हमेशा पैगाम ये होता है, मोटिवेशनल रहने की बजाय सपोर्टिवेशनल रहिए। सपोर्ट कीजिए और मुआशरे को, अपने मुआशरे को, अपने पाकिस्तान को ताकतवर बनाइए। अल्लाह के हवाले।